गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज का क्लास में हम लोग पढ़ेंगे जो हमारा जहाँ तक हो गया है उसके आगे अभी हम लोग क्लास करेंगे। ठीक है, तो बिना समय का व्यस्त किए हुए हम लोग चलो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे यहाँ से। हम लोग इसके पिछले वाले क्लास में हम लोग पढ़ा दिया था थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है, बताइए था ना। थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है कि जो हम लोग लोहा का दीवार होता है, लोहा का जो मशीन होता है, जो भी मशीन होता है सब, उसको भरने के लिए हम लोग किसी न किसी चीज़ का चाहिए ना। तो वही लोहा को, आयरन को और उसको एल्युमिनियम के साथ जब अभिक्रिया करते हैं तो हमें क्या मिलता है, रेल के पटरी, ये मशीनों में क्या करते हैं, हम दरार को भरते हैं। तो इसी को उपयोग करके हम लोग क्या बनते हैं, रेल के पटरी के दरारों को भरते हैं। पूछेगा इसका अभिक्रिया क्या कर, थर्मिट अभिक्रिया करता है। जैसे में मान लो कोई फेरिक Fe हो गया, Fe2O3 हो गया, ऑक्साइड आयरन ऑक्साइड हो गया, आयरन ऑक्साइड हो गया ना। जब किसके साथ अभी क्या करेंगे, एल्युमिनियम के साथ, किसके साथ, एल्युमिनियम का। तो ये क्या करेगा, एल्युमिनियम क्या करेगा, हेकरा लेके भाग जाएगा, किसको, O3 को। क्या करेगा, O3 को लेके भाग जाएगा। देखो, एल्युमिनियम का गो है 2 गो, तो 2 गो एल्युमिनियम हो गया। ऑक्सीजन का गो है 3 गो, 3 गो ऑक्सीजन लेके भाग गया। तो बच्चा क्या, खाली 2 गो लोहे न बचा, 2Fe बचा कि नहीं बचा। अपना जो गर्मी निकलेगा तो गर्मी निकलेगा। तो यही होता है, यहाँ से लोहा मिल गया। अब समझ में इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं हमारा आगे का। सेक्टर श्रेणी में देखो, हम लोग नीचे का पढ़ लिए थे, बीच का पढ़ लिए थे, और बचता है ऊपर वाला कि सेक्टर श्रेणी में जो ऊपर के तत्व होते हैं उसका हम लोग निष्कर्षण या उसका सफाई हम लोग कैसे करते हैं, उसका सफाई हम लोग कैसे करते हैं। चलो ध्यान से देखना, समझे। यहाँ पे कह रहा है जो ऊपर के तत्व होते हैं उनका निष्कर्षण हम लोग विद्युत अपघटनी विधि द्वारा करते हैं। किस विधि द्वारा, ध्यान रखिए, विद्युत अपघटनी विधि द्वारा। याद नहीं है, याद रखना। मजबूत होगा तो कैसे तोड़, मान लो इंसान मजबूत होता है, तुमसे बोला कैसे तोड़ेगा, हथौड़े टूट सकते हैं, हड्डी टूटेगा। लेकिन मान लो करंट से तोड़ने के लिए, तो करंट से तुमने केवल ऊपर पहुंचा देंगे। तो वही होता है, किसी भी लोहे को जब कस के मजबूत से कोई भी वस्तु, धातु अपना कस के जब पकड़ लेता है लोग, तो उसको तोड़ने के लिए हम लोग किसका उपयोग करते हैं, विद्युत अपघटनी विधि का। किसका, विद्युत अपघटनी अपचयन विधि बोलते हैं या विद्युत अपघटनी विधि बोल सकते हैं। आप सुने, अब बोलेगा तुम लोग कैसे, ये कैसे होता है, तो ध्यान से समझना। इसमें क्या होता है, कहता है जैसे मान लो कि सोडियम और कैल्शियम है। क्या है, सोडियम और कैल्शियम। कह रहा है सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम उनके गलित क्लोराइड के विलयन अपघटन से प्राप्त किया जाता है। किससे, माने उनको जब करंट दिया जाता है तो करंट से उनको मिल जाता है। देखो, दो चीज़ होता है, एक कैथोड और एक एनोड। क्या होता है, कैथोड और एनोड। अब ध्यान समझ कैथोड। घर पे बैठे देखेगा सब तुम लोग, कोई बैठे देखना तो उसमें 2 को देखना, एक वायर होता है, एक होता है प्लस, एक होता है माइनस, होता है ना। एक होता है प्लस, एक हो माइनस। जो प्लस होता है उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। जो प्लस होता है उसको एनोड। अब समझ में, जो प्लस होता है उसको एनोड, और जो माइनस होता है उसको कैथोड। क्या बोलते हैं, प्लस वाला को, एक मिनट, मान लो कि प्लस वाला को बोलते हैं हम लोग एनोड, और माइनस वाला को क्या बोलते हैं, कैथोड। आया बात समझ में। प्लस वाला को एनोड, वजन देखना, प्लस होता है क्या होता है, धनायन होता है, और माइनस होगा तो ऋणायन होगा। तो प्लस वाला को हम लोग बोलते हैं एनोड, माइनस वाला को कैथोड। तो कह रहा है कि मान लो कोई भी धातु को तुम अभिक्रिया कराओगे ना, तो वही जाते क्या होगा कि 2 को जाके अलग अलग मिल जाएगा। एगो चला जाएगा प्लस पे और एगो चला जाएगा माइनस पे। अब समझ में, एगो चला जाएगा प्लस पे, एगो चला जाएगा माइनस पे। तो एनोड पर जैसे मान लो हम उसे कैथोड पर कौन जाता है, कैथोड पर कौन जाता है, कैथोड कैसा होता है, ऋण आवेशित। देखो जैसे मान लो कैथोड कब ऋण आवेशित होता है, वो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ताकि Na कब होता है, Na का परमाणु संख्या कितना होता है, Na तुमको होता है 11 को जब तोड़ेंगे तुम लोग कितना आएगा, 2, 8 और 1, यही आएगा ना। यानी कि एक गोली में से इलेक्ट्रॉन हमको निकालना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब एगो त्याग करेगा। तब एगो त्याग कर देता है, एगो त्याग कर दिया ना, तो एगो त्याग करेगा मतलब ये एगो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो कहाँ जाएगा, कैथोड पर। कहाँ जाएगा, कैथोड पर। कहाँ जाएगा, कैथोड पर। और क्लोरीन क्या करेगा, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। जब क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो वो चला जाएगा कहाँ पे, एनोड पे। आया वो समझ में। तो इस तरह हम लोग इस विधि द्वारा हम लोग क्या करते हैं, हमको क्या सोडियम या क्लोरीन या किसी भी धातु को हम लोग जो हमको सर्वसाधारणता श्रेणी में ऊपर पाया जाता है उनको हम लोग अलग करते हैं। इतना बात समझ आ गया। नेक्स्ट देखो, कह रहा है नेक्स्ट में, कह रहा है इसी प्रकार एल्युमिनियम ऑक्साइड का विद्युत अपघटनी अपचयन विधि से एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। जैसे मान लो जैसे हम लोग सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम प्राप्त करते हैं, उसी तरह हम लोग एल्युमिनियम भी इसी विधि से
प्राप्त कर सकते हैं। आगे बात समझ में। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कह रहा है धातुओं का परिष्करण। धातुओं का परिष्करण, हाँ सुनिए, परिष्करण मतलब होता है अशुद्ध धातु से शुद्ध धातु को अलग करना। तो कह रहा है विभिन्न अपचय प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से सही शुद्ध नहीं होती। मान लो कोई प्राप्त होता है, जैसे पेट्रोल प्राप्त होता है, वो शुद्ध रूप से जो हम लोग नीचे से जमीन के नीचे से क्या प्राप्त करते हैं, जमीन में हमको तो मिलता है वो सिर्फ तेल। अब उस तेल को अलग अलग प्रक्रिया पर साफ करके हम लोग क्या प्राप्त करते हैं, माटी का तेल, डीजल, पेट्रोल, ये सब प्राप्त करते हैं। जो तुम वैसलीन लगाता है वो सबसे घटिया होता है, ठीक है ना। तो वही कह रहा है कि धातु विभिन्न अपचयन प्रक्रमों से प्राप्त धातुएं पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं होती है, ठीक है, शुद्ध नहीं होती है। इनमें अपद्रव्य होते हैं। क्या होता है, अपद्रव्य में कुछ द्रव्य की मात्रा होती है, जिन्हें हटाकर शुद्ध धातु प्राप्त की जा सकती है। धातुओं से, देखो कह रहा है धातुओं से अपद्रव्य को हटाना। अपद्रव्य माने जो किसी मेरे काम का नहीं है उस चीज़ को हटाना का सबसे अधिक प्रचलित विधि है विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। कौन विधि, विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि। माने कि मान लो किसी चीज़ को हमको गर्म कर लेंगे, गर्म करके हटा सकते हैं ना, तो विद्युत जब लगाते हैं तो उससे गर्म करके वो पानी या द्रव्य जो होता है उड़ जाता है, जिससे क्या बोलते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि होता है। अब देखते हैं विद्युत अपघटनी परिष्करण विधि कहाँ काम आता है। तो कह रहा है विद्युत अपघटन परिष्करण विधि कहाँ कहाँ काम आता है, देखो यहाँ पे कह रहा है कॉपर, जिंक, टीन, निकेल, सिल्वर, गुड़ आदि अनेक धातुओं का परिष्करण विद्युत अपघटनी विधि द्वारा किया जाता है। जैसे मान लो गोल्ड हो गया, गोल्ड में कुछ पानी की मात्रा आ गया, ठीक है ना। अब उसको गर्म करेंगे तो सोना क्या होगा, गल जाएगा ना। तो उसे क्या करते हैं, उसको विद्युत अपघटनी विधि द्वारा उसको साफ करते हैं। क्या सुनने। इसी प्रकार अशुद्ध धातु को एनोड पर, अशुद्ध धातु के पतले परत को कैथोड पर बनाया जाता है। किस बनाया जाता है, ध्यान सुनना। अशुद्ध चला गया तो कहाँ चला गया, एनोड पर। बोलते हैं ना नेगेटिव आदमी कहाँ चलाता है, नेगेटिव होता है तो माइनस होगा, तो कहाँ चला गया, जब अशुद्ध होगा तो एनोड पर। एनोड क्या होता है, पॉजिटिव होता है। और शुद्ध धातु जो कहाँ चला गया, कैथोड पर, क्या होगा, पॉजिटिव हो गया, माने कि नेगेटिव हो जाएगा। एनोड क्या होता है, एनोड तुमको होता है पॉजिटिव, धनायन। कैथोड क्या होता है, माइनस, ऋण आयन। तो जो अशुद्ध धातु हुआ कहाँ चला गया, एनोड पर, अशुद्ध धातु चला गया कैथोड पर। आएगा समझ में इतना। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है शुद्ध धातु का लवण का उपयोग विद्युत अपघटन के रूप में होता है। माने शुद्ध जो धातु होता है, लवण होता है, उसका उपयोग हम लोग विद्युत अपघटन के रूप में करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है विद्युत प्रवाह करने के पश्चात एनोड पर विद्युत जब प्रवाह कर दिए तो बना अपने क्या मिलता है, एनोड पर अशुद्ध घुल जाएगा, लिखा है ना, अशुद्ध कहाँ जाएगा, एनोड पर घुल जाता है। उतनी ही मात्रा में शुद्ध कॉपर विलयन अपघटन में निक्षेपित हो जाती है। आएगा समझ में कि जितनी मात्रा में, मान लो हम एक बात पूछते हैं, मान लो एक 100 ग्राम का विलयन है, 100 ग्राम के विलयन में मान लो 50 ग्राम चला गया एनोड पर। कहाँ गया, 50 ग्राम एनोड पर, तो 50 ग्राम कहाँ जाएगा, कैथोड पर। यही नहीं होता, फिर जाकर बनेगा 50 ग्राम कहाँ जाएगा, एनोड पर, 50 ग्राम कैथोड पर। तो वही किसी विलयन से हम लोग विद्युत मतलब करंट प्रवाह करते हैं, तो उसका जितना भाग एनोड पर जाएगा उतने ही भाग कहाँ जाएगा, कैथोड पर। कितना कहाँ जाएगा, कैथोड पर। नेक्स्ट देखो एनोड पर क्या होता है, और अविलेय अशुद्ध एनोड तली पर निक्षेपित होती है, जिससे एनोड पंप कहते हैं। देखो नाम क्या है, एनोड। एनोड पे जाएगा तो कुछ ना कुछ एनोड पर होगा ना, तो एनोड पर कौन जाता है, अशुद्ध की शुद्ध, अशुद्ध। तो कह रहा है अशुद्ध माने अविलेय माने जो घुले नहीं, जो बिना घुले हुए जो एनोड के तली पर चला गया उसे क्या बोलते हैं हम लोग, एनोड पंप के बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एनोड पंप के बोलते हैं। अब समझ में कि जो ऐसा चीज़ जो अशुद्ध हो, और जब पानी में, जैसे मान लो कि हम बोले पानी में बालू घोलो, घुलेगा नहीं, घुलेगा, पेन में जाकर बैठ जाएगा। तो क्या वही उसी प्रकार जो अशुद्ध हमारे धातुएं होती हैं, जो अशुद्ध माने जो मिल गया है, वो जाके एनोड के तली में बैठ जाता है, तो क्या बोलते हैं, एनोड पंप बोलते हैं। तो समझा गया। चलो नेक्स्ट देखते हैं। आगे कह रहा है संचारण। संचारण भी आपको हर चैप्टर में पढ़ना है, इसके पहले भी संचारण पढ़ा दिए थे। इसमें देखो कह रहा है जब कोई वस्तु धातु वातावरण में उपस्थित पदार्थ कौन कौन सा, तो ऑक्सीजन या अम्ल की आर्द्रता इत्यादि के संपर्क में आता है, क्षय होना प्रारंभ, इसे संचारण कहते हैं। बस में देखो किसी भी वस्तु को जैसे ये हवा में रखेगा तो वो लगता है खराब हो, जैसे लोहा रख देंगे हवा में, खराब होने लगेगा ना, तो उसको क्या बोलते हैं, संचारण। क्या बोलते हैं, संचारण। क्या बोलते हैं, संचारण। आया बस में। नेक्स्ट कह रहा है सिल्वर का संचारण। किसका, सिल्वर का संचारण। तो सिल्वर संचारण कह रहा है खुली वायु में कुछ दिन छोड़ देने पर सिल्वर की वस्तु काली हो जाती है ना। घर में कभी देखना सिल्वर का बर्तन होगा या सिल्वर का सामान होगा, तो कुछ दिन सामान उसे हम छोड़ देंगे तो काला हो जाएगा। तो काला में कैसे काला होगा, मैंने कोई ना कोई खराब हो गया,
तो खराब होने का मतलब क्या हो गया कि सिल्वर का वायु की उपस्थिति में माने क्या हो गया, मान लो जो सिल्वर है ये जी, वो जो हवा में तुमको बहुत सारा गैस है, तो हवा से सल्फर गैस, कौन सा गैस, सल्फर गैस से अभिक्रिया कराकर सिल्वर सल्फाइड बनाता है। क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। आए बात समझ में, क्या बनाता है, सिल्वर सल्फाइड बनाता है। माने कि जब कोई भी चीज़ हमारा खुली हवा में रहेगा, हवा में बहुत सारा गैस है, उसी में से सिल्वर जो होता है सल्फर से विक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड बनाता है और की परत बना लेता है, जिससे वो काली हो जाती है। किससे क्या होती है, काली होती है। उसे देखो कॉपर देखा लो, कॉपर, तो एक उसी तरह कॉपर भी होता है। कॉपर में कैसे संक्षारण होता है, तो कह रहा है कॉपर में जब जब अभिक्रिया करता है किससे, कार्बन डाइऑक्साइड से, हवा में कार्बन डाइऑक्साइड है ना, तो कार्बन डाइऑक्साइड में अभिक्रिया करता है तो भूरे रंग का चमकदार धीरे धीरे खो देता है। तो इस प्रकार क्षारीय कॉपर कार्बोनेट हरे रंग की परत छोड़ जाती है। देखा था घर में जो कॉपर का तार वगैरह हम नंगा यदि मैंने को उसे छील कर साफ करके रख दे कहीं पर एक जगह, अब बिना करंट दौड़ा कर नहीं देते हैं, ऐसे ही कॉपर का तार ले और छील कर हम लोग घर पर रख दें, तो देखना कुछ दिन बाद वो हरा हो जाता है। क्यों, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड से विक्रिया कर जिसका चमकता है, भूरा कलर देखना जो कॉपर का तार निकला चमकता है, वो धीरे धीरे उसका चमक खत्म हो जाएगा। क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड से अभी अभिक्रिया कर रहा है। तो अभिक्रिया करके क्या होने लगा, वो हरा परत चढ़ जाएगा और वो खराब हो जाएगा। उससे पहले लोहा कौन रंग का होता है, तो जब लोहा रहेगा वो काला होगा, लेकिन जब वो वायु के संपर्क में आएगा तो भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या कहते हैं, भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। क्या होता है, बोलते हैं लोग, क्या बोलते हैं, जंग लग गया है। क्या लग गया है, जंग। इसका फॉर्मूला होता है Fe2O3.NH2O। क्या होता है, Fe2N छोड़ दो, Fe2O3.H2O। ऑप्शन में Fe2O3.H2O, N नहीं है, Fe2O3.H2O। तो जंग लगने के बाद लोहा तो काला होता है, लेकिन जंग लगने के बाद कैसा होता है, भूरा। तो तीनों समझ लो पहले, तीनों चीज़ें। संक्षारण के बाद तीनों में क्या क्या कारण होता है, कौन कौन, सिल्वर, कॉपर और लोहा। तो देखो सिल्वर जो होगा, सिल्वर जब संक्षारण होगा तो काला हो जाएगा। कॉपर जब संक्षारण होगा तो भूरा हो जाएगा। लोहा जब संक्षारण होगा तो वो देखो सॉरी जब सिल्वर संक्षारण करेगा तो वो काली हो जाती है। कैसी होती है, काली। कॉपर जब संक्षारित होगा तो भूरा से वो हरा हो जाएगा, भूरा से हरा हो जाएगा। लोहा जब संक्षारित होगा तो वो भूरा हो जाएगा। आगे समझ में, चलो अब कहता है संक्षारण से क्या कोई सुरक्षा है, संक्षारण से सुरक्षा कैसे करेंगे। तो संक्षारण से सुरक्षा करने का तुमको बताते फिर हम उस पर पेंट कर देते हैं, तेल लगा करते हैं, ग्रीज लगा देंगे, यह सब लेपन हो जाएगा, क्रोमियम लेपन हो जाएगा, एनोडीकरण होता था या मिश्र तत्व बनाकर संक्षारण को रोका या धीमा करता है। तुम लोग 3-4 ज्ञात रखना, पेंट करके, तेल लगा के, ग्रीज करके, या ये सब लेपन करके, या एनोडीकरण। अभी तुम लोग पढ़ा नहीं, एनोडीकरण अभी तो ये 3-4 चीज़ याद रखो कि किसी चीज़ को हम लोग जंग से बचाना होता है क्या करते हैं, हम लोग पेंट कर देते हैं, ग्रीज लगा देते हैं, तेल लगा देते हैं, या ये सब लेपन कर देते हैं। अब आगे जाता है ये सब लेपन क्या होता है, क्या होता है ये सब लेपन। चलो नहीं तो और लोग है जो इस्पात के जंग से सुरक्षित होने के उस पर जिंक की पतली परत चढ़ाए थे, जिसे यह सब लेपन करते हैं। यह सब लेपन का मतलब होता है एक जो मेन वस्तु है ओकरा बचाने के लिए एक छोटी वस्तु के ऊपर हम वो परत चढ़ा देते हैं। में जैसे मान लो लोहा के कोनो वस्तु बर्तन है, ओकरा हमको सुरक्षा देना है तो ओकरा ऊपर हम जिंक के पतली परत चढ़ा देंगे। किसके परत, जिंक के परत चढ़ा देंगे। जिससे क्या होगा, जिंक के परत जैसे ही चढ़ा देंगे उस पर ये सब उसको क्या बोलेंगे, वो जिंक अब लगेगा धीरे खराब होने, लोहा बच जाएगा। तो एक बोलते हैं ये सब लेपन। माने कि किसी एक मजबूत वस्तु या महंगी वस्तु को बचाने के लिए ऊपर से सस्ती वस्तु को परत चढ़ा दे तो क्या बोलते हैं हम लोग, यह सब लेपन कहते हैं। आगे समझ में इतना। नेक्स्ट देखते हैं मिश्र धातु। क्या है, मिश्र धातु कह रहा है 2 या 2 से अधिक। मिश्र में क्या होता है, मिश्र में देखो बोलते हैं मिश्र चावल दो बोलते हैं। तो मिश्र मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक लोग मिले होते हैं, जिसमें 2 या 2 से अधिक। तो उसी कर रहा है 2 या 2 से अधिक धातु है, कभी कभी अधातु भी उपस्थित होते हैं कि समांगी मिश्रण को। समांगी का मतलब होता है समान मतलब मात्रा में। जैसे मतलब चाय बनाओ तो ये थोड़े कितना मन उतना चीनी डाल देगा, कितना मन उतना चपची डालोगे, समान मात्रा डालोगे ना। समान अंग के मिलने के बाद समान अंग बने। तो कह रहा है कितना, 2 या 2 से अधिक। कितना, 2 या 2 से अधिक। 2 या 2 से अधिक रहेगा, लेकिन कैसे भी ना समांगी मिश्रण हो उसको मिश्र धातु या मिश्र धातु कहते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु या मिश्र धातु बोलते हैं। आगे समझ इतना समझ लो क्या बोलते हैं उसको, मिश्र धातु या मिश्र धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिश्र धातु या मिश्र धातु। कब, जब वो कैसा हो, समान 2 या 2 समांगी मिश्रण बनाए तो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा है इसे तैयार करने के लिए पहले मूल धातु को गलित अवस्था में लाया जाता है।
तो पदार्थ दूसरे तत्वों के निश्चित अनुपात उसी विलयन में डालता है, फिर इसे कमरे के ताप पर शीतल किया जाता है। जो कैसे मान लो तुमको बोल रहे हैं लोहा है, उसमें कोनो चीज़ एल्यूमिनियम मिला दो, तो कैसे मिला दोगे? लोहा लेंगे एल्यूमिनियम मिला मिल जाएगा नहीं, जब तक दोनों के नाप पिघला के जब मिला देंगे तब नहीं मिलेगा। मैं दोनों को तो वही बोल रहा है कि जिस धातु को हमको मिलाना हो मिश्रित करना, वो करेगा मूल ले लेंगे, वो करके पिघला देंगे, पिघलाने पर कुछ होगा द्रव हो जाएगा, और उनमें जो मिलियन के एक निश्चित अनुपात को उसमें डाल देंगे। क्या करेंगे? निश्चित अनुपात में डाल देंगे, और डालने के बाद उसको ठंडा कर लेंगे। समझ में करा? यदि कोई धातु पारद है तो इसके मिश्र धातु को अमलगम कहते हैं। क्या होते हैं? मान लो कोई पारद धातु है और उससे मिश्र धातु बनता है, उसे पारद। शुद्ध धातु के अपेक्षा उसके मिश्र धातु का विद्युत चालकता का गलनांक कम होता है। उसमें कि मान लो लोहा रहेगा और एक लोहा, देखो लोहा ले लिया, कॉपर किसी लोहा और एल्युमिनियम, तब उसे जो चालकता और गलनांक कम होता है किसमें? शुद्ध धातु के उसके मिश्र धातु में। मान लो कि हम लेते हैं लोहा ले लिए, ठीक है, और उसमें मान लो कि हम लोहा मिला के कॉपर इसी एल्युमिनियम मिला दिए, ठीक है, लोहा मिला के एल्युमिनियम मिला दिया। तो मान लो लोहा में एल्युमिनियम मिला दिए तो क्या होगा? लोहा पहले जल्दी गर्म होता था, अब तो नहीं, लेट से गर्म होगा, गलनांक किसका कम हो जाएगा। विद्युत चालकता भी करंट उसमें नहीं लगेगा, उतना नहीं लगेगा, लेकिन उतना नहीं लगेगा कि विद्युत चालकता और इसका गलनांक दोनों कम होता है, वो जल्दी नहीं होगा। उसमें चलो हम देखते हैं। जैसे उदाहरण के लिए कह रहा है, अब किस पर कौन सा परत चढ़ाता है, इस पर ध्यान सुनो। कह रहा तांबे एवं जस्ते की मिश्र धातु का पीतल, टाम या टीन का मिश्र धातु कांसा का विद्युत का कुचालक है, लेकिन ताम्र का उपयोग विद्युत परिचालन में किया जाता है। जैसे मान लो हम लोग जैसे क्या करते हैं, तांबा होता है ना, तांबा का हम लोग क्या करते हैं, तांबा का तार बनाते हैं, तांबा का तार, उसमें लाइन आता है, लेकिन जब तांबे के तार में जब हम उसमें मिश्र धातु कांसा बनाते हैं, कांसा, तो कांसा में करंट नहीं आता है। क्या होता है? कांसा में करंट नहीं होता है, लेकिन तांबा में करंट आता है। तांबा में करंट आता है लेकिन कांसा में नहीं आता है। अब समझ वैसे बोल देते हैं कार्बन का दो रूप होता है, एक हीरा होता है, ग्रेफाइट होता है, जो पेंसिल होता है। कार्बन में ऐसे तुमको करंट नहीं आएगा, कार्बन में करंट नहीं आता है, लेकिन जो ग्रेफाइटवा होता है, पेंसिल के नोकिलवा होता है, उसमें करंट आ जाएगा। वैसे ही हमारा जो ताम्र बर्तन होता है उसमें करंट नहीं आता है, लेकिन जो हमारा ताम्र बर्तन में करंट आता है, लेकिन जो कांसा होता है उसमें करंट नहीं आता है। उस पर कह रहा है सोल्डर देखा है सब, इलेक्ट्रिकल की दुकान में जाना, सब देखना, मोबाइल के सोल्डिंग करता है, सोल्डिंग वाला तार देखा है सब, सोल्डिंग का तार, तो वही सोल्डिंग का तार होता है, उसका देखना कि हल्का सा गर्म करना था, लगेगा पिघलने। क्योंकि वो शीशा और टीन से बना होता है। आए बस मन में पूछेगा कि सोल्डर किससे बना होता है, तो शीशा और टीन से। किससे बना होता है? शीशा और टीन। नहीं देखा है सब, इलेक्ट्रिकल की दुकान बता तुमको, कोई बॉल को देखना तो देखना ना, उसके अंदर जहाँ पे तारों को जोड़ने के लिए जो सर्किट होगा, उसके अंदर जो कीट होगा, उसमें जोड़ने के लिए छोटे उज्जर कलर का एल्यूमिनियम से गोल गोल गिराया होगा परतवा पर, तो वही हो सोल्डर। वो हल्का गर्म करेगा तो पिघलने लगेगा, अगर गर्म करेगा तो पिघलने लगेगा हल्के से गर्म पे। वो किससे बनता होता है? शीशा एवं टम से। तो वो हल्के से गर्म पे तो गलना क्या होगा? बहुत कम होगा। जैसे हल्का सा गर्मी को देंगे तो वो गलने लगेगा, क्या होगा? हल्का सा गर्म देंगे तो वो गलने लगेगा। और इसका उपयोग विद्युत तारों को परस्पर वेल्डिंग के लिए किया जाता है। वही विद्युत तार जो होता है, लाइन वाला तार, उसको जोड़ने के लिए किया जाता है। आगे समझे? सोल्डर जो होता है उसका गलनांक बहुत कम होता है, हल्का सा टेम्परेचर देंगे वो गलने लगेगा। और इसका उपयोग किसमें होता है? हम लोग वेल्डिंग के तार के सोल्डिंग के लिए किया जाता है, तार के सोल्डिंग या तार के वेल्डिंग के लिए किए जाते हैं। आगे समझ में इतना, इसके लिए तार के सोल्डिंग और वेल्डिंग के लिए किए जाते हैं। ध्यान समझो, ये हमारा आखिरी क्लास था, मैंने कि अध्याय 3 का ये जितना भी हमारा था ये नोट्स, ये खत्म हो गया। अब कल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा इसका, जितना भी ऑब्जेक्टिव होगा ये ऑब्जेक्टिव हो जाएगा, फिर उसके बाद इसका क्वेश्चन से देगा। तो अध्याय का जितना भी था ये खत्म हो गया, ठीक है, अध्याय का नोट्स खत्म हो गया। अब तुमको कल हो जाएगा ऑब्जेक्टिव। कल क्या होगा? ऑब्जेक्टिव। कल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा और परसों हम तुम लोग को क्वेश्चन से करा देंगे, तो तीसरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग फिजिक्स शुरू कर देंगे। अभी तक जिसको प्रॉब्लम होगा कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है लोग। आगे समझे? किसमें? कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकता है लोग। चलिए, और कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? और कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं है? तो चलो ठीक है, तब चलते हैं, ठीक है, आगे पढ़ाई ध्यान से करना चाहिए।